हेलो अस्सलाम वालेकुम। मल्टीटास्किंग की मैंने हद कर दी है। पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ मैं नेपाल का, और पार्ट टाइम ये पॉडकास्ट भी होस्ट कर रहा हूँ। तो आपका फेवरेट रैपर बॉलन ज्वाइन कर रहा है दिस वीक इन पाकिस्तान हमारे इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ। जी उजैर यूनस, क्या खबर है दुनिया भर की? भाई पीछे चेंज कर दें आप अपना टाइटल पाकिस्तान एक्सपीरियंस से खटमंडू एक्सपीरियंस लगा दें। और जैन जी ने जो है वो नेपाल में तहलका मचा दिया इस वक्त। आई थिंक हफ्ते की दो बड़ी स्टोरीज में से सबसे बड़ी स्टोरी मेरे ख्याल में ये रेवोल्यूशन है जो कि हुआ नेपाल में। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है डेवलपमेंट्स हुई। आई एम गोना टॉक टू अ कपल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन दिस एज वेल। बट जो मैंने दोस्तों से जो नेपाल में हैं और जो कवर करते हैं नेपाल को, उनसे जो सुना है, समरी ये थी कि जेनजी के साथ कैटफिश हो गया बेसिकली। वो गए रेवोल्यूशन लाने के लिए, बीच में आर्मी घुस गई, तबाह बर्बाद सब कुछ हो गया। और अब लग रहा है कि जो है वो बड़ी ऑन अ नाइफ्स एज है पूरी की पूरी रिपब्लिक, कि उनके मोनार्किस्ट जो हैं वो आ गए हैं, कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में दाखिल होने की। फॉर नाउ इट हैज़ बिन प्रिवेंटेड। लेकिन बड़ी जो है वो ख़तरनाक और गंभीर सूरत हाल है। और जेनजी जो कि निकली थी जमहूरियत लाने के लिए, शायद काउंटर रेवोल्यूशन जो है वो दिनों के अंदर जो है वो आ जाए। और जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक का ढांचा है वो शायद ना बचे। इट केम डाउन टू, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के प्रेशर था उन पे कि वो रिज़ाइन करें और पार्लियामेंट को जो है डिसॉल्व करें। और उसके बाद जो लोगों का जिनसे मेरी बात हुई, उनका खदशा ये था कि उसके बाद आर्मी जो है वो एक मोनार्कियल सिस्टम वापस लाएगी, बिकॉज आर्मी हैज़ ऑलवेज बिन इन नेपाल अ रॉयलिस्ट इंस्टीट्यूशन. So far that has not happened. And there is some interim government and some level of डेमोक्रेसी स्टिल लेफ्ट पोटेंशियली, और द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल अलाइव हम कह सकते हैं। लेकिन तमाम बिल्डिंग जो रिप्रेजेंट करती हैं एक जमहूरी रियासत को, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया की ऑफिसेज, सब कुछ जो है वो तबाह बर्बाद हो गया इस रेवोल्यूशन के अंदर। आई नो, मैं कहता बहुत हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा एनार्किस्ट हूँ, बट मुझे कोई रिसेंट हिस्ट्री में कोई मिसाल तो नहीं मिलती। वो जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र करते हैं, आप जो रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो tahrir स्क्वायर हो, वो अरब कंट्रीज में जो हमने देखा, वो अगर लेट्स से रिसेंटली बांग्लादेश में जो हुआ, कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अक्सर सही कॉज के लिए कर रहे होते हैं, सही वजह के लिए होता है। कोई ये नहीं बोल रहा कि रिजेंटमेंट जो लोगों की है या अवाम की है वो जायज नहीं है। बट जो भी इदारा या जो भी पॉलिटिकल फोर्स, जिस तरह इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड थी, या लेट्स से इवन इन ईरान, there was genuine discontent, and then the Shah and the regime was able to come into power of the back of that. तो नेपाल में भी ऑल वेल एंड गुड, इवन दो हम दोनों वायलेंस के बिल्कुल सपोर्टर्स नहीं हैं। तो जो पार्लियामेंट जलाई या लोगों को मारा, या जो एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ क्रिटिकली बर्न हुई, इन चीजों के तो हम जाहिर बात है खिलाफ हैं। बट सीम्स लाइक के चीजें जो लोग चाह रहे हैं उस तरह नहीं होगी, और इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं वो यूजुअली जो भी एक ऑर्गेनाइज फोर्स होती है, वेदर दैट बी पॉलिटिकल पार्टी और द आर्मी, दे सॉर्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट टू सीज मोर पावर। 100%। और अभी इट्स वेरी स्पेक्यूलेटिव, बट अगेन जो पिकअप हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, मैंने दोस्तों से सुना है, वो ये कि काफ़ी सारे पुराने बदले भी लिए गए हैं इस पूरे केओस के अंदर। कम्युनिटीज़ को टारगेट किया गया है, कुछ स्पेसिफिक बदले थे सियासी लेवल पर, वो पूरे किए गए हैं। इवन जो टारगेटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर को जो मारा गया, और लोगों को कत्ल किया गया या उनके घरों को जलाया गया, एसेट्रा, इसमें देर आर लेयर्स विद इन लेयर्स। अब वो थोड़े टाइम बाद ही जो है वो पूरा का पूरा जब डस्ट सेटल होगी तो मालूम होगा कि क्या सच था और क्या जो है वो स्पेकुलेशन या कंस्पिरेसी थियरीज थी। बट अगेन यू आर राइट, राइट, कि वो जो स्पार्क था। एंड अगेन अगर हम बात करें, मुजम्मिल शाह ने इस पे बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, कल मैं देख रहा था। तो मुजम्मिल ने भी यही बात की, और ये बात मैंने भी सुनी थी कि जो असल इशू था वो था रिजेंटमेंट अराउंड करप्शन। और वो कॉन्वर्जेशन जो रिवॉल्व कर रही थी शहजाद, वो ये थी कि जो नीपो बेबीज़ हैं नेपाली लीड्स के, बिलखुसूस सियासी लीड्स के,
वो बड़ी पार्टी ने, कर रहे हैं नेपाली आवाम। नेपाली नेपुल्स। नेपाली नेपोज जो है वो, और आवाम के पास तो मोमो भी नहीं है खाने के लिए, तो वो रिजेंटमेंट चल रही थी। यार उजैर, राइट। आप अगर आपने ये कॉपीराइट नहीं किया ना, तो प्लीज ये आर्टिकल लिख दो, नेपोज एंड मोमोज द स्टोरी ऑफ नेपोज एंड नेपाल। मोमोज, एग्जैक्टली। तो वो रिजेंटमेंट काफी टाइम से थी। आई रिमेम्बर लाइक कुछ महीनों पहले जो एक डेवलपमेंट थी कि ये ऑर्डर आया था कि सोशल मीडिया कंपनी ने रजिस्टर करना है। और उस वक्त बड़ा क्लियर था कि एक तो लोग खुश नहीं थे इस मेजर से, और सोशल मीडिया कंपनीज भी किसी मूड में नहीं थी कि कंप्लाई करें इस कानून से। पाकिस्तान में भी हमने इसी तरह की बातचीत होते हुए देखी है। अब वो हुकूमत, ओली हुकूमत की जो गलती या अहमकाना गलती जो थी, वो ये थी कि उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया कि बैन कर दो, और कोर्ट्स ने भी रोका नहीं। और वो जब ट्रिगर हुआ कि भाई एक तो आप ऐसे ही सिस्टम इस तरह चला रहे हैं जो कि हाईली करप्ट सिस्टम है, लोग ऑनलाइन एटलीस्ट डिस्कस करके वेंट कर रहे हैं कि इनको देखो चोरों लुटेरों को, और आपने वो भी बंद कर दिया, तो देन देर इज नो अदर ऑप्शन बट टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट। तो वो जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, इन अ वे इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन टू, अगर आप रेजिम स्टेबिलिटी के लिहाज से या स्टेटस को की तरफ से देखें। तो वो भी बंद जब आप कर दें क्योंकि आपको लग रहा है कि डिसेंट भी नहीं होनी चाहिए और हमारा मजाक भी नहीं उड़ना चाहिए, तो फिर लोग सड़क पे आ गए। सड़क पे आए तो वही आपकी पुलिस ने किया जो शेख हसीना की पुलिस ने किया था, कि लोगों पे लाइव फायर करना शुरू कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो हमने सब देखा सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, हर जगह। विच आई थिंक इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, इस पे हम आते हैं। पाकिस्तान में जब भी इसी तरह का माहौल बनता है कहीं भी दुनिया में, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बातचीत होती है। तो आई डोंट नो व्हाट यू पिक्ड अप ऑन योर ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान की क्या गुफ्तगू है, बट एटलीस्ट सोशल मीडिया पे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि पाकिस्तानी कॉन्वर्जेशन क्या थी। आई थिंक पाकिस्तान की तारीख पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती, और जो सोशल मीडिया एक्सेस जिनके पास सबसे ज्यादा है, आ, उस पे तो अनडिनाइबल है ना कि जेन जी स्पेसिफिकली, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो पार्टी है, ओवरवेलमिंग शायद जेन जी। अर्बन एलीट में तो शायद 80-90% सपोर्ट इमरान खान का हो, पीटीआई का हो। तो उनकी नजर में जो इनकलाब है इज टू सी इमरान खान बैक एज प्राइम मिनिस्टर। सो एवरी टाइम दिस हैपेंस, वेदर इट्स इन बांग्लादेश और इट्स इन नेपाल, द आइडिया इज के पाकिस्तानी यूथ जो है या पाकिस्तानी जो है, ये तो सोते रहते हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं। ये आप अपनी बात कर रहे हो, आप लोग सो रहे हो। पिछले पूरे साल सिंध में प्रोटेस्ट हुए, जेन जी हो, यूथ हो, स्टूडेंट्स हो, उन्होंने ही लीड किया, पूरा सिंध बाहर था। बलूचिस्तान साल से ऊपर हो गया है, सड़कों पर है, पूरे पूरे शहर। ओके, आई एम एग्जैजरेटिंग बाय पूरे शहर, बट यू गेट व्हाट आई मीन। बट सक्सेसफुल स्ट्राइक्स हुई हैं यस, बलूचिस्तान में, यस, स्ट्राइक कॉल आ रहे हैं, सक्सेसफुल हुई हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुटिंग देयर लाइव्स ऑन द लाइन, बट बिकॉज वो कॉजेज जो हैं, वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान, या जिसको रफीउल्लाह काकड़ पाकिस्तान प्रॉपर कहते हैं, उनके लिए रेजोनेट नहीं करते। इफ एनीथिंग, अ लॉट ऑफ देम सी देम एज द एनिमी। ये जाहिल बलोच जो हैं, ये जाहिल सिंधी जो हैं, निकल आते हैं कौम परस्त। पाकिस्तान की तारीख देखें या पाकिस्तान का प्रेजेंट देखें, यूथ हैज ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ एवरी मूवमेंट। अयूब खान के अगेंस्ट मूवमेंट हो, स्टूडेंट यूनियंस, लेबर यूनियंस ने लीड की। ज़ियाउल हक के अगेंस्ट मूवमेंट हो, लोगों ने गोलियां खाई, कोड़े खाए, महीनों प्रोटेस्ट किया। तो प्लीज पाकिस्तानी अवाम को जलील ना करें। ये हमारे कुछ लीड लोग हैं जिनका अपना फायदा होता है, इसीलिए दे नेवर पुट देयर नेक्स ऑन द लाइन। ये डीएचए में भी जब 2-3 साल पहले बारिश हुई थी, लोग एक दिन प्रोटेस्ट करने गए, फिर वापस घर में छुप गए कि ठीक है, अरबों का नुकसान हो जाए, वी कांट अफोर्ड टू गो अगेंस्ट डीएचए। ये आप अपनी बात कर सकते हैं, बट प्लीज पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान की सारी जेनजी को गाली देने से पहले थोड़ी सी तारीख पढ़ लें। आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो पाकिस्तानी लीड्स ने मेरे ख्याल में सीख भी ली है फ्रॉम द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, कि आप जो है रिप्रेशन, वायलेंट रिप्रेशन जो है वो पेरिफेरी पे तो शायद चला के कामयाब हो जाए। बलूचिस्तान में आप कर दें, फॉर्मर फाटा खैबर पख्तूनख्वा गिलगित में कर दें, लेकिन पाकिस्तान प्रॉपर में अगर कोई प्रोटेस्ट कर भी रहा है, जैसे लोग बड़ा, मेरा भी ये एक व्यू था कि टीएलपी जब निकलती है सड़कों पे और जीटी रोड ब्लॉक कर देती है, इस्लामाबाद पे धरना होता है या लाहौर बंद हो जाता है, तो उस तरह की जो है वो आप कनेटिक रिप्रेशन नहीं देखते जो कि आप बाकी पेरिफेरी में देखते हैं।
और आई थिंक काठमांडू का या नेपाल का लेसन और बांग्लादेश का लेसन भी है कि हेविली अर्बनाइज्ड एरियाज के अंदर जब प्रोटेस्ट हो तो लाइव फायर आपने नहीं करनी। आपने टीयर गैस भी जो है वो बड़े मोहतात तरीके से चलानी है और कंट्रोल रखना है। और सोशल मीडिया पे भी, इंटरनेट पे भी आपने टेम्पररी शटडाउन्स करने हैं या थ्रॉटलिंग करनी है या एक्स का बैन करना है तो वो ठीक है, लेकिन उस हद से ज़्यादा नहीं जाना, बिकॉज देन इट कैन मेटास्टेसाइज इनटू समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। एंड आई थिंक द mistake, if you again look at it from the regime's perspective in Dhaka and Kathmandu, was कि आपने उस लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद वायलेंट रिप्रेशन एक अर्बनाइज्ड इन्वायरमेंट में करना शुरू कर दी, जो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और पाकिस्तान में एटलीस्ट हमने देखा है पिछले 3 सालों में या उससे भी ज़्यादा प्रोसेस में कि पुलिस जो है वो टीयर गैस चला देगी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, जीटी रोड पे कंटेनर्स लगा देगी एक्सेट्रा, लेकिन वायलेंस का इस्तेमाल रियासत नहीं करेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वायलेंस शुरू हो गया तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं बड़ी तेज़ी से। मुझे स्पेशली अगर हम दो बड़ी पार्टीज का जिक्र करें, 2013-14 का पीरियड, मेरा भी ये यूथ था इन मोर वेज देन वन। जब मॉडल टाउन मैसेकर हुआ था ना, मैंने बहुत पीएमएलएन के खिलाफ बोला। आई मीन, जस्ट दोज विजुअल्स वर हैरोइंग। I have no evidence, but the more I read about that, the more I read about our history. Even पक्का किला मैसेकर में आप लिटरली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, दे लाइक हमें पता ही नहीं गोली कहाँ से आ रही है, हम तो चला ही नहीं रहे थे। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट गिरी, मॉडल टाउन मैसेकर जो हुआ, उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट बहुत हद तक वीकन हो गई। जो पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में लिटरली लाहौर में लगा था, वो एंटी अहमदी राइट्स हुए थे। तो वो लिटिल फिंगर जो कहते हैं ना, chaos, द मोर आई थिंक कि ये जो मैसेकर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं से करवाए जाते हैं। तो पीपीपी पीएमएलएन को भी अब समझ में आ गई है कि गवर्नमेंट गिर जाएगी अगर सड़कों पर लाशें आई, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस तरह की जगहों पर। तो प्रोटेस्ट से पहले स्पेशली ये टीएलपी या अभी पीटीआई वाली, लिटरली गवर्नमेंट ने जा जाके बंदूकें ले ली थी पुलिस से। तो मुझे तो पुलिस पे तरस आ रहा था कि वो चाह कर भी नहीं लड़ सकते, टीएलपी वालों ने जूते मार मार कर, बिकॉज एमएलएन मेड श्योर कि पुलिस ऑफिसर्स के पास बंदूकें हो ही नहीं। तो दिस इज व्हाट दे हैव जेन्युइनली लर्नड फ्रॉम द पास्ट टू इंश्योर कि ये ना हो। क्योंकि मेरी नजर में, मेरी थ्योरी में, एस्टैब्लिशमेंट खुद ये करवाती है, खुद गोलियां चलवाती है, उन लोग मरते हैं ताकि गवर्नमेंट गिर सके। इस पे जो है मैं ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि हमारे जो इंसाफियन वॉचर्स हैं उनका कमेंट आएगा कि व्हाट अबाउट बुशरा बीबी प्रोटेस्ट इन डी चौक, जहाँ रात को लाइटें बंद करके गोलियां चलाई गई और पीटीआई क्लेम करती है कि सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, बिकॉज आई नो दैट रिबटल इज गोइंग टू बी देयर इन We द have discussed that at length, right? That the claim of hundreds तो महीनों हो चुके हैं यार। आप हंड्रेड्स डेथ्स कोई दुनिया भर में आप नहीं छुपा सकते। हाँ, आप डिबेट कर लें 10 है 12 है, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टेट ने नहीं किया। वहां पर स्टेट के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो राना सनाउल्लाह नहीं है, वो मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी पीएमएलएन के नहीं है, किसके हैं आपको पता है। तो मोहसिन नकवी के ऊपर जो आशीर्वाद है, या मोहसिन नकवी जो कर सकते हैं, वो राना सनाउल्लाह नहीं कर सकते, वो पीपीपी नहीं कर सकती। तो स्टेट अपनी तरफ से तो कुछ भी कर सकता है, बट इवन देयर, आई थिंक थ्रू आउट देयर जर्नी, इनक्रेडिबल रिस्ट्रेंट वॉज शोन। टिल आप बिल्कुल ही सेंसिटिव एरियाज पे नहीं आ गए थे। आपको जो शुरू से बोला गया था, अच्छा पेशावर से भी नहीं आने देंगे, अच्छा इस्लामाबाद एंटर भी नहीं होने देंगे, अच्छा इस जोन से बाहर भी नहीं आने देंगे। तो वो जो थ्रू आउट आपने सारे विजुअल्स देखे कि कंटेनर फेंकना, पुलिस वालों को मारना, इवन ऑन 9th में, यस, सम विजुअल्स वर हैरोइंग। एक औरत को बाल से पकड़ के खींचा था, एक औरत जो थी, शी वाज डिसेबल्ड, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की थी, इक्वली हैरोइंग। लेकिन आप उसको बलूचिस्तान या वजीरिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा ऐसी जगहों से कंपेयर नहीं कर सकते, जहां हेलीकॉप्टर से फायरिंग होती है, जहां चेक पोस्ट पे आने से पहले ही गोलियां चल जाती हैं। इनक्रेडिबल रिस्ट्रेंट इज शोन, वेदर इट्स 26 नवंबर, वेदर इट्स 9th May, and this is not me defending any state fascism. Yes, eventually it is done, but the stakes to reach that point are infinitely higher in the urban sectors. या एंड आई थिंक द बांग्लादेश में हमने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक मौजूद है,
गैर आइनी तौर पे, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, मौजूदा इलेक्शन वहाँ होना है, अगले साल की तारीख है। नेपाल में भी ऐसे ही लग रहा है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, फिर एक केयरटेकर सेटअप चलेगा, इलेक्शन कब होंगे, रिफॉर्म्स कैसे होंगे, उस रिफॉर्म का जो है वो मैंडेट क्या है, कि उनके पार्लियामान तो मौजूद है अभी भी एज अ बॉडी, उस बिल्डिंग पे अटैक हो चुका है, लेकिन पार्लियामान जो है एज एन इंस्टीट्यूशन एंड लेजिस्लेटर्स तो मौजूद है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे लोगों को गौर करने की ज़रूरत है कि जब आप तब्दीली बड़ी तेज़ी से एज अ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, तो मोर ऑफ्टन देन नॉट, ये तारीख है दुनिया की। मुजम्मिल, अगेन पीपल हैवंट वॉच दैट वीडियो, यू शुड वॉच इट। दो तीन और भी वीडियोस इसी टॉपिक पे बनाई है मुजम्मिल ने, कि मोर ऑफ्टन देन नॉट काउंटर रेवोल्यूशन विंस आउट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट हिस्ट्री इन माइंड एज वेल। और पाकिस्तान में जो काउंटर रेवोल्यूशन होगी तो फिर वो आपको और मुझे पता है कि पहले भी हो चुकी है, और कौन ताकतवर इदारा है और किसका बेनिफिट होता है उसमें। आगे बढ़ते नहीं हैं, नहीं नहीं सेकंड उजैर, ग्लोबल। मेरे दो या और इस पे आपसे सवाल हैं प्लीज। कि पॉपुलर थ्योरी तो वही है कि यार जो हर दफा करवाता है वही तो नहीं था इससे पीछे। तो डीसी की क्या खबर है कि डीसी के हाथ नजर आ रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर हुए लेट नाइट? ये बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज चल रही हैं। डॉन लू स्ट्राइक्स अगेन। डॉन लू, बाय द वे, हाँ। फॉर दोज हु डोंट नो, इज नो लॉन्गर एट द स्टेट डिपार्टमेंट, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक दो जो कंस्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, वो एक ये कि इसमें भारत का हाथ है, और रॉयलिस्ट जो हैं वो हमेशा से भारत के करीब रहे हैं, तो अगर वो रिटर्न होते हैं तो लोग बड़ा स्पेकुलेट कर रहे थे कि देखें इंडिया ने सब कराया है। और दूसरा है कि अमेरिका ने ये सब कराया है कि चीन का थोड़ा सा जो है वो पत्ता काटा जाए यहाँ पर भी। आई मीन आई थिंक के मार्जिन्स पे हम कह सकते हैं कि शायद दोनों तरफ से या किसी भी तरफ से इंटरनेशनल पावर्स ने एग ऑन किया हो। बट इट्स वेरी एविडेंट फॉर एनीबडी हु इज फॉलोइंग नेपाली पॉलिटिक्स एंड नेपाल्स इकोनॉमी एंड द डिस्कोर्स इन नेपाल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स थे, ये जो है बड़ी अनपॉपुलर हुकूमत थी, अनपॉपुलर सिस्टम था, और ये एक लोकल जो है रेवोल्यूशन है, और ट्रिगर उसका, जैसे हमने बात की, सोशल मीडिया था। इसमें इंडिया वाली बात पर भी दैट साउंड्स लेस बिलीवेबल टू मी। ऑफ कोर्स मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ नेपाल पर, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने इनफैक्ट पोस्ट किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, शी डाइड। फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। और फिर इंडियन रिपोर्टर्स जो हैं या इंडियन चैनल्स जो हैं, प्रोटेस्टर्स ने उनको भी घेरा कि आप लोग जानबूझकर मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इट सीम्स लाइक द इंडियन मीडिया is painting the protesters as being evil and the protests as not being great. So one would imagine that the interests of the Indian state are against the protesters, which is why they're being painted as such. तो इसमें जो ये एक थोड़ी इंडियन मिस इन्फॉर्मेशन का जिक्र आ रहा है, कितना फेयर है ये? और आपको क्यों लगता है, अगर तो वाकई हो रहा है जो नेपाल के कुछ लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? आई थिंक यू, एक एक इंटरेस्ट है इंडिया का हमेशा से कि नेपाल के अंदर, और लंबी तारीख है, अमेरिका की भी एक बड़ी लंबी तारीख है नेपाल के अंदर, कम्युनिस्ट के खिलाफ जो है वो, माओइस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस चलाने की या किसी और को सपोर्ट करने की। आई थिंक इंडिया के लिए जो रीज़न है कि नेपाल के साथ एक लार्जली ओपन बॉर्डर है, बहुत बड़ी कम्युनिटी नेपालियों की भारत में काम करती है, रहती है, ओपन ट्रेड होती है, तो देर आर रीजनल सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी इंटरेस्ट दैट आर वेरी क्लोजली इनमेश्ड। आई थिंक उसके साथ साथ जो है वो भारत ने हमेशा समझा है कि नेपाल उसका बैकयार्ड है। और अब वो जो मीडिया के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन या जो कॉन्वर्जेशन है उसमें ऐसी भी चीज़ें चलाई गई कि नेपाली प्रोटेस्टर से सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है कि हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वाह वाह, देखें मोदी कितना पॉपुलर है, नेपाल के लोग भी मोदी जैसा लीडर चाहते हैं। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक नॉइज अराउंड ऑल ऑफ दिस। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इन दैट, तो माय गोल इज़ के होपफुली संडे को मेरा ग्रेड स्कूल का रूममेट हु इज एट द क्राइसिस ग्रुप लिव्स इन नेपाल, उससे कॉन्वर्जेशन हो। इज़ एन एक्सपर्ट ऑन ऑल ऑफ दिस, रिसर्च भी कर चुका है, तो उससे समझेंगे कि भाई क्या है। तो वो आप भी देखिएगा, मैं भी सवाल पूछ के समझूंगा कि हुआ क्या है और क्या जो है सच्चाई है और क्या कंस्पिरेसी थियरी है। एमी लम्स बदनाम है, वी शुड स्टार्ट अ ट्रेंड, डू अ शॉट एवरी टाइम उजैर सेज मेरा ग्रेड्स।
I was waiting for that. हाँ, द But मोमेंट यू सेड ग्रेड स्कूल, आपके आई कुड सी ये द मुझे व्हील्स आपकी टर्निंग। शक्ल देख के याद आ गया कि ये अभी अभी आने वाला है एक 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 स्मैक बैक। बट या आई मीन we're not experts, right? So we'll try to find out। और एक और जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है शहजाद इस पूरे रेवोल्यूशन में, वो ये कि फॉर एग्जांपल काठमांडू पोस्ट की बिल्डिंग को, मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अगेन आई मे हैव रेड द रॉन्ग थिंग ऑनलाइन, अटैक किया गया, जला दिया। काठमांडू पोस्ट इज़ अ वेरी रिलायबल पेपर और पेपर ऑफ रिकॉर्ड जिसे हम कह सकते हैं आउट ऑफ नेपाल। तो वो जो अच्छा जर्नलिज्म है वो भी थोड़ा सा इनएक्सेसिबल हो गया पिछले 3 4 दिनों में। तो लेट्स सी व्हाट आशीष हैज टू से, बिकॉज ही इज देयर एंड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। Yeah, it just becomes difficult in times like this, especially from the outside, के कौन किस एजेंडा से बोल रहा है, क्या चीज सच है। कतर, उजैर, is there anything in the world which will stop Israel from acting with complete impunity? आई थिंक इट्स रोग स्टेट बिहेवियर कंप्लीटली। और जो अटैक किया गया वो हो भी फेल भी हो गया। तो एक तो आपने एक मीडिएटर की सॉवरेन टेरिटरी पे अटैक किया जो कि वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, एज एक्ट ऑफ वॉर है एसेंशली, राइट? तो वो हो गया। फिर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट कह रहे हैं कि जब उन्हें पता लगा बाय द टाइम दे इन्फॉर्म द कतरीज वाज टू लेट। अब वो सच्चाई क्या है कि किसको क्या पता था बस। और किसने क्या सपोर्ट की। आई आई एग्री, अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो ओपन सोर्स में डेटा मौजूद है कि वो एयरबोर्न थे उस वक्त। अम, कतर ने यूएन पे जो है वो अब सेशन कॉल किया, उस पे जो है उस पे भी हम बात करेंगे। बट आई थिंक इज ये बड़ा एक जो कहते हैं इसराइल हैज़ क्रॉस्ड रूबिकॉन इन माय व्यू। क्योंकि जो गल्फ स्टेट्स थी जनरली स्पीकिंग वो बड़ी रिस्ट्रेंड थी इन टर्म्स ऑफ के अनकंफर्टेबल थी कि इसराइल की जो जेनोसाइड है गाजा में, लेकिन वो काम करना फिर भी चाहती थी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द ईरान फैक्टर एंड द टर्की फैक्टर। एंड आई थिंक इस अटैक के बाद वो रिकंसिडर करेंगे अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को, अपनी स्ट्रैटेजी को, और किस तरह जो है वो डील करना है। और कतरी प्राइम मिनिस्टर के अगर आपने इंटरव्यू देखे हो तो उन्होंने तो बड़े जो है वो कहते हैं उर्दू में आड़े हाथों लिया बेंजामिन नेतन्याहू को कि इस ही इज लाइक अ नार्सिसिस्ट और ये वो। तो आई थिंक दिस इज नॉट गोना गो अवे एनी टाइम सून एंड दिस इज अ बिग इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द गल्फ। नॉट दैट मुझे कभी जिंदगी में जाके अल नसर और अल आइन का चैंपियंस लीग फाइनल देखना है, तो मुझे वीजा नहीं मिलेंगे। बट व्हाट इज दैट फेमस कोट दैट यू हैड अ चॉइस बिटवीन डिसऑनर एंड वॉर, यू चोज डिसऑनर एंड देन यू गॉट बोथ वॉर एंड डिसऑनर। तो ये जो अरब स्टेट्स हैं, कतर जो हैं, आप जॉइंट एयर ऑपरेशंस या ट्रेनिंग्स कर रहे थे विद इसराइल, आप जेट गिफ्ट कर रहे थे अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रम्प, जब हमें पता चला, हमने फोन किया कि बॉम्ब, अभी जब बॉम्ब पड़ रहे हैं तो फोन करके बताना कि हाँ आपके बॉम्ब पड़ रहे हैं। तो ये कौन सी, द यूएस asked Qatar to host the mediations, asked the Hamas leaders to come from Turkey to Qatar। आपने Israelis go बुलाया, there too to negotiate, by the way। आपने बुलाया, फिर उनको बॉम्ब कर दिया। मतलब ये तो हम जो बारबेरियंस कहते हैं ना, कि यार ये तो वो गले काट काट के जाते थे, वो भी जब मैसेंजर आता था वो मैसेंजर को नहीं कत्ल करते थे, दिस इज इट्स स्पार्टा लाइक द नहीं कर रेड देते वेडिंग थे। सीन, राइट? गेम ऑफ थ्रोन्स या का रेड वेडिंग सीन का सिंबलिज्म है कि दावत पे भी एब्सोल्युटली। बुलाया हुआ है, सबको मालूम भी है कि यहाँ या बातचीत होगी, डील होगी, और डील बातचीत चल रही है और बम गिरा दिया। नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक के वर्ल्ड ऑर्डर आप लोग जानबूझ के तबाह करना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ईरान ऑल्सो लिटरली देर ऑन द negotiating table, you bombed them। Ismail Haniya, same, you're literally negotiating a ceasefire while bombing them। नेतन्याहू का तो हमें एग्जैक्टली exactly समझ में आता है वो क्यों सीज फायर नहीं चाहता। वो तो चाहता है फॉर एवर वॉर हो, कि उसकी गवर्नमेंट भी चलती रहे, उसके करप्शन के केसेस भी ना चलें, और फार राइट एलिमेंट्स जो उसकी पार्टी में है वो भी अपीज रहे, खामोश रहे। बट इन दिस केस आई थिंक जो यूएस इन्वॉल्वमेंट है वो तो अब बिल्कुल भी नहीं छुप सकती। और जो अरब स्टेट्स ने अपने सारे चिप्स अमेरिकन बास्केट में डाल दिए थे, एंड अब वो चाह कर भी इतने इंडेटेड हैं और इतने इंटरट्वाइंड हैं विथ द अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम एंड द डॉलर एंड जहाँ जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिनको ऑयल बेचते हैं, कि अब वो एंजॉय करें।
being the satellite US states where they think they were protected because they give $1 billion jets. हो या एंड चुका। आई थिंक द अदर थिंग ऑल्सो इज के जो इंटरनेशनल ऑर्डर की आपने बात की सी, उसके अगले दिन ही या उसी दिन रात को मेरे ख्याल में विद इन 24 आवर्स रशियन ड्रोन्स वर ओवर पोलैंड। ये या कोइंसिडेंस नहीं है कि रूस ने पोलैंड के आसमानों के ऊपर अपने ड्रोन्स भेजे अगले दिन, क्योंकि जब इंटरनेशनल ऑर्डर didn't that कोलैप्स होगा happen before उसे? उसके अगले दिन हुआ है ये, जहां तक मुझे ओके। याद है। या इट वाज राइट आफ्टर। तो बिकॉज सी दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप अगर एक जगह पर नॉर्मलाइज कर दें ऑक्यूपेशन, हम्म। जेनोसाइड, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बॉम्बिंग ऑफ सॉवरेन कंट्रीज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, तो जब आपका दोस्त ये वायलेट कर रहा है और आप उसे प्रोटेक्ट करे चले जा रहे हैं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो रूस भी कहेगा कि फिर हम भी यूरोप में यही करेंगे, ठीक है ना, हम भी ऑक्यूपाई करेंगे, कर लो जो करना है यूएन लेवल पे। हम भी पोलैंड की सॉवरेनिटी वायलेट करेंगे, हम भी तमाम दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी वायलेट करेंगे, उन पे बम गिराएंगे। तीसरा मुल्क भी जो है दुनिया में वो कहेगा। सी दिस कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन अ वे कि मेरे दोस्तों के लिए एक अलग कानून हो और मेरे राइवल्स के लिए एक अलग कानून हो। द वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दैट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये हुआ है, बट द इम्प्यूनिटी विथ विच इट इज हैपनिंग नाउ is my in my view marks the end of the post Cold War order or the post World War II order to an extent. What replaces it remains to be seen. But the way in which Israel has been allowed to do what it has been doing for the last few years means that जो Western ability to use the talking points of international law or human rights or the rule of law is completely wiped out for a generation. एंड ये जो दोहा का अटैक है, आई थिंक ये तो मतलब जो है ना वो इट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन सो टू स्पीक ऑफ दैट सिस्टम, बिकॉज दिस इज एन अमेरिकन एलाई, वन वो अमेरिकन बेस है। एलाई, उन्होंने जहां यूएस अमेरिका का का बेस है सबसे बड़ा 5 किलोमीटर बेस दूर है, पांच वहां किलोमीटर है। दूर बेस है, और वो कह रहे हमें वहां नहीं बम पता आपने था गिरा दिए। कि whatever हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर जहाज उड़कर आए, यूएस एयरबेस के पास ये टेक्नोलॉजी। यार मतलब। Yeah. So I think this is a big sort of moment. I think इसको इस तरह अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, बट इट इज़ अ ह्यूज मोमेंट कि आपने जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको आपने तबाह और बर्बाद कर दिया है। और ये आखिरी जो लाइन थी ये अब पास हो गई, क्योंकि अगेन थिंक अबाउट इट, राइट? कौन होगा मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटीज को अब सीरियसली लेगा और कहेगा यार अमेरिका मेरा एलाई है तो उसका जो दूसरा एलाई है इसराइल, वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। भाई आपका एलाई जो है वो पता नहीं पिछले हफ्ते के अंदर 8 ममालिक पे बम गिरा चुका है दुनिया के, और कुछ नहीं हो रहा। एंड आप जो ये बोल रहे हैं हमारे दोस्तों के लिए अलग कानून है, आई थिंक कतर एंड सऊदी एंड यूएई दे शुड सिट अराउंड द टेबल एंड बी लाइक और हम क्या करें। मतलब कतर ने बोला आप पूरा का पूरा बेस बना दें। और कतर क्या कर सकता था टू बी अमेरिकाज एलाई, टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। कुछ लोग तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कतर की अपनी रेडार टेक्नोलॉजी यूएस ने ब्लॉक की थी बिफोर दिस बॉम्बिंग, टू इंश्योर कि कतर भी कुछ एक्ट ना कर सके। एंड टर्की से आपने बुलाया है, अब टर्की में क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज टर्की का जो डिफेंस सिस्टम्स हैं दे आर मच बेटर। आई थिंक प्लस कतर टर्की इज। इज नेटो एलाई, तो वो नेटो का आर्टिकल 5 क्लॉज लगता है ना टर्की पे अगर बम गिराओगे, तो ये भी तो मसला है ना। नेटो नेटो तो मजाक ही बन चुका है अब, खैर एट दिस पॉइंट। बट कतर इज हेविली रिलायंट ऑन अमेरिका। और अब जो, आई डोंट नो आप डब्ल्यू देखते थे बचपन में या नहीं, वो फारूक और ब्रैडशॉ जो है ना, वो प्रोटेक्शन एजेंसी चलाते थे एपीए, कि जिसको भी जरूरत हो। तो एट दिस पॉइंट तो वो फैन एडिट बनना चाहिए कि जब कहीं बॉम्ब होता है ना, हु यू गोना कॉल, फिर एक आदमी हमारा सिगार में पीकता हुआ टों टों। तो जी खबर ये आई कि कतर से पड़े बॉम्ब पे ते हमने फोन किया, फिर साढ़े लाइक कोई हुक्म है। और खबर आई कि हमारे बॉयज पहुंच गए अगले ही दिन के। हुन दसो की चाहिए। या नहीं, आई मीन दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल 100%। एंड आई थिंक अब वो यूएन में जो डिबेट चल रहा है उस पर भी
जो बातचीत हुई है कतर वर्सेस इसराइल एंड देन पाकिस्तान एंड इसराइल के पाकिस्तान काफी दरमियान भी। स्ट्रांगली आया है इन फेवर ऑफ कतर, विच इज गुड टू सी। 100% वो आना भी चाहिए। आई मीन कतर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान का, और बड़ा जो है वो करीबी ताल्लुक रहा है पाकिस्तानी अफवाज का, पाकिस्तानी सियासी लोगों का, बिलखुसूस शरीफ ख़ानदान का, हमें मालूम है कतरी अमीर के साथ और उनके ख़ानदान के साथ। तो अब वो, बट इवन विदाउट दैट आई थिंक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए ये बात मैंने यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी तब भी आर्ग्यू की थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इरोजन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, जहां ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरीज, किसी मुल्क के अंदर आके इनखला करके बेसलेस रीजंस की वजह से बमबारी कर देना, बड़ा रिस्क है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय powers that fully do not accept the historical sort of reason for existence of Pakistan। दुरन लाइन पे आपका कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान का जो बलूचिस्तान का रीजन है वो एक ज़माने में पर्शियन एम्पायर का होता था। भारत कहता है कि इंडस रिवर तक उनका जो राइट विंग का जो पूरा मैप है वो तो कहते हैं कि वेस्ट से दुरंत खैबर पास से लेके जो है वो नेपाल और बांग्लादेश के पास समंदरों तक जो है वो भारत है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा रिस्की है ये कि अगर ये नॉर्म्स इरोड होते हैं तो एक मुल्क जो कि हमेशा डिफॉल्ट के कोने पर खड़ा होता है, जिसकी सियासत बड़ी कमज़ोर है, जिसकी मिलिट्री ताकतवर है, ठीक है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट सस्टेन इतना नहीं कर सकती लंबी जंग को। तो इट हैज़ टू फाइंड सॉर्ट ऑफ सेफ स्पॉट इन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल लॉ। तो पाकिस्तान ने बड़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट पोजीशन ली है, और ज़रूरी है कि पाकिस्तान ये पोजीशन ले। एंड आई थिंक जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं यूएन में, उन्होंने जो राइट टू रिस्पॉन्ड दिया आज इसराइल को, वो बड़ा एक मेजर्ड बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था जो कि देना चाहिए था पाकिस्तान को। Yeah, and the few people who've been a bigger critic of our establishment than me in the online space, at least for the past few years. बट पिछले कुछ महीनों में थोड़ी बहुत इज्जत आ गई है मुझे फौज के लिए कि ठीक किया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर, यार ये तो दुनिया पागल हो रही है। या आई मीन ये हम पाकिस्तानी लीड्स की बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें, और राइटफुली करते हैं। ऐसा नहीं है कि नाजायज़ क्रिटिसिज्म है, बट जो जायज़ उनको जो है वो सल्यूट देना चाहिए अक्रॉस द डिवाइड, अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस, अक्रॉस जनरेशंस। वो ये कि उन्होंने बड़ी एक अच्छी पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, और पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए टू बिल्ड दिस कैपेसिटी, होनी चाहिए टू सस्टेन दिस प्रोग्राम एट वट एवर कॉस्ट इट मे बी। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी फार साइटेड डिसीजन, जिसपे तमाम बड़े सियासतदानों ने और तमाम बड़े लीडर्स ने फौज की साइड पे बहुत काम किया, और पाकिस्तानी साइंसदानों ने बिलखुसूस जो है इस काम को आगे बढ़ाया। या जिस आदमी ने पिंस्टेक बनाया उसका तो नाम भी नहीं ले सकते हम अब पाकिस्तान में। खैर, मूविंग ऑन उजैर, कतर सीम्स टू हैव been completely wiped out from the news cycle because अगले दिन जो अमेरिका में हुआ उसने इतना ज्यादा न्यूज साइकिल को डोमिनेट किया दुनिया भर में, which also was slightly surprising to me, कि जो फार राइट कमेंटेटर हैं चार्ली कर्क, yes he was big on social media and yes the incident is big, but I didn't think it would become such a big global news। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं कल चाय के ढाबे पे कराची में बैठा हुआ था और चार्ली कर्क डिस्कस हो रहा था, एंड आई वाज लाइक कल तक आप में से आधे लोगों को या सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कोई ये शख्स। तो बिफोर आई कम टू माय कंस्पिरेसी थ्योरीज देयर, व्हाट्स योर टेक? आई मीन लोग दिस इज अमेरिका में पिछले 3-4 सालों से पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमने डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट देखी इलेक्शन कैंपेन में, उससे पहले डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस को मारा गया, एक घर पे भी अटैक हुआ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटर के। तो ये पोलराइज जो ज़माना है उसकी जो है नॉर्म बन गया है ये कि अब आप लोगों को मार दें। और राइट विंग ने तो बगैर किसी एविडेंस के, बंदा पकड़ा नहीं गया, बंदे का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, पता नहीं है शूटर था कौन, वो कहना शुरू कर दिया कि ये लेफ्ट करवा रहा है और दिस इज़ वॉर, और इनको जो है वो तबाह बर्बाद कर दो और इनके खिलाफ लॉफेयर इस्तेमाल करो, बैन लगा दो, ये वो। तो इट्स ओनली गोइंग टू आई थिंक एस्केलेट।
और ये अगेन अमरीकी तारीख का एक जो है वो हिस्सा रहा है हमेशा, पॉलिटिकल वायलेंस। ये कोई नई चीज़ इस तरह नहीं है। अब ठीक है, सोशल मीडिया के ज़माने में एम्पलीफाई ज़्यादा होता है, हथियार जो हैं वो इवॉल्व कर गए हैं, एक्सेट्रा। बट फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज ऑफ द अमेरिकन रिपब्लिक, पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो हमेशा से हिस्सा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है किसी बहुत जल्द जो है वो इम्प्रूव होगी। एक तो हथियार बहुत ज़्यादा हैं इस मुल्क के अंदर, और उसके बारे में कोई कुछ करना है। या इवन चार्ली कर्क, राइट, लाइक ही इज़ ऑन द रिकॉर्ड स्टेटिंग के जो वायलेंस है, गन वायलेंस, वो एक फेयर प्राइस है टू अपहोल्ड द सेकंड अमेंडमेंट। And in fact, the irony of ironies is that when he was assassinated, he was talking about violence, His last two words were gang violence. gang violence. So, That's insane. and it's very troubling. It's a heinous crime. हम पिछले हफ्ते भी यही बात कर रहे थे कि राइट टू फ्री स्पीच, और उसका नतीजा वायलेंस कभी नहीं होना चाहिए, और उसे कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। बट ये बढ़ेगी अब चीज़, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मिड टर्म इलेक्शन भी अमेरिका में है, और उसके 2 साल बाद एक और पॉलिटिकल साइकिल है, तो दिस इज गोना कीप गेटिंग वर्स। इसमें क्योंकि बहुत सारा तबसरा हो रहा है, बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, आई थिंक एज अ प्रिंसिपल वी कैन ले इट डाउन एंड होपफुली नॉट जस्ट यू एंड मी, बिकॉज आई नो यू विल, बट आवर ऑडियंस कैन ऑल्सो अग्री दैट एज अ प्रिंसिपल you can never stand for a world where you are okay with somebody shooting somebody down because they have an opinion that you don't disagree with. There are few people with more reprehensible opinions than Charlie Kirk. हो सकता है कि हो सकता है कि ऑफ कोर्स हम उसकी बातों को हेट स्पीच भी बोलेंगे, ऑफ कोर्स हम उसकी बातों से डिसएग्री भी करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है कि इसी तरह का वायलेंस रोज फलस्तीन में होता है, उसको आप डिफेंड भी कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं आप कंप्लिसिट भी हो उस जेनोसाइड में, या आप इवन अमेरिका में जो वायलेंस हो रहा है उसमें आपकी कंप्लिसिटी है, बिकॉज लिटरली ही सेड कि फ्यू डेथ्स अ ईयर गन इज फाइन, मतलब दैट्स ओके, दैट्स द कोलैटरल वी पे फॉर द सेकंड अमेंडमेंट फॉर द राइट टू बेयर आर्म्स, तो इतना तो चलता है। तो इफ somebody was to throw that in people's faces right now, okay, तो आपने तो यही बोला था, दैट्स ऑल्सो फेयर, बट ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता, यू कैन नेवर डिफेंड somebody shooting somebody down, बिकॉज देखें दूसरे पर्सपेक्टिव से तो हम वो हैं, जो चार्ली कर्क हमारे लिए है वो फार राइट के लिए हम हैं। एंड अगर हम पाकिस्तान में भी बात करें, चले मेरा साहिल अदीम से आप हटा बोलते हो, बट देर पीपल, साहिल अदीम एटलीस्ट इज somebody that I acknowledge exists and I have tried to have a conversation with. There are people far worse than him जिनका मैं नाम लेना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि वो इतने घटिया लोग हैं और वो इतना ज्यादा वायलेंस प्रमोट करते हैं, मैं कभी मर के भी नहीं चाहूंगा कि इनको सड़क पे गोली लग जाए। ये चीज प्लीज, आई नो अगर आपको शख्स नहीं पसंद तो आप खुशियां मना रहे हैं, ये एज अ प्रिंसिपल आप कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। नो, आई आई फुली एग्री। और जो मसला हुआ है दुनिया भर में पिछले 10-15 सोशल मीडिया के ज़माने में, बट पिछले हम्म। 10 सालों में ज़्यादा बढ़ा है, वो यही है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस जो है वो हो गया है अब। चाहे वो आप उसे यूरोप में अटैक्स देखें अलग अलग तरह के हुए, आप पाकिस्तान में अटैक्स देखें बहुत ज़माने से चल रहे हैं। सलमान तासीर फॉर मी इज़ अ फॉर्मेटिव वन ऑफ दैट। सलमान तासीर का क्या क्राइम क्या था कि ही वॉज आउटस्पोकन about his belief that blasphemy laws were being misused. Now, whether you agree with Salman इट वाज Taseer on the, द, सॉरी उजैर बट मैं आपको काट रहा हूँ, आसिया बीबी केस था एंड ही yeah, वाज विंडिकेटेड बिकॉज लिटरली द सुप्रीम कोर्ट सेड कि yeah, झूठा केस है। yeah, and my view is कि उस जमाने में भी there were many people who said कि सलमान तासीर झूठ बोल रहा है, या सलमान तासीर बकवास कर रहा है, या सलमान तासीर जो है वो गलत बयानी कर रहा है। That does not mean that you have the right to kill सलमान तासीर, राइट। पाकिस्तान में भी एक तारीख है इसी तरह की पॉलिटिकल वायलेंस की। आप जब कहते हैं कि बस पाकिस्तान में जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, 500 लोगों को सड़क पे खड़ा करके गोली मार दो सब ठीक हो जाएगा, ये हम ड्राइंग रूम्स में मैं सुनता हुआ बड़ा हुआ हूँ पाकिस्तान में। तो आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटीज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड अंडरस्टैंड, स्पेशली हमारी जो ऑडियंस है, कि आपको जितनी भी जो है वो किसी का ओपिनियन कितना भी गलीज लगता हो, कितना भी ट्रिगरिंग लगता हो, that does not justify violence against that person or condoning of violence against that person. या
इसमें उज़ैर, नॉट टू बी अ कंस्पिरेसी नट, आई नो हिस्टोरिकली मैं खुद उसके खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरीज को बहुत ब्रश ऑफ किया है। ट्रम्प की जो शूटिंग होती है, एक स्नाइपर होते हैं छत पर, लिटरली ऑडियंस में लोग वीडियोस बना रहे होते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा, हमें स्नाइपर नजर आ रहा है। इस दफा एक स्नाइपर होता है छत पर, इज अबाउट 200 यार्ड्स अवे। लोगों की वीडियोस हैं इंसिडेंट से पहले कि वी कैन सी दिस पर्सन, व्हाई इज नोबडी डूइंग एनीथिंग। जाहिर बात है ट्रम्प ने तो फौरन ही इल्जाम लेफ्ट पे लगा दिया है और एक वो मूवमेंट पूरी चल गई है। बिलीवेबल बिल्कुल नहीं लगता कि यार लेफ्ट या लिबरल कोई शख्स ट्रेन स्नाइपर है जो छत पे जाकर सेट करके शॉट लेता है। फिर आई एम श्योर यू सीन द वीडियो, विल प्ले इट। रनिंग अवे। he runs away, he jumps from the roof, then gets on the freeway। सारी सीसीटीवी फुटेज है। इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की असैसिनेशन हुई है, एक यूनिवर्सिटी कैंपस पे हुई है, यूनिवर्सिटी की अपनी पुलिस है, कई सौ लोग उसको सुन रहे हैं जो सामने ये देख सकते हैं, ये सबके सामने हो जाता है। इनिशियली एन ओल्ड वाइट, apparently Jewish, I'm not sure, I've seen it many places, but ऐसे वक्तों पे ऐसी चीजें जो हैं फेक न्यूज भी होती है। तो आई एम नॉट श्योर, तो इस चीज को प्लीज वेरीफाई कर लें, बट अपेरेंटली Jewish ओल्ड वाइट मैन, ही वाज अरेस्टेड, ही वाज अ सस्पेक्ट, लेटर वाज क्लियर्ड। अब जो है वो सस्पेक्ट एट लार्ज है। इट जस्ट doesn't pass the smell test. आई मीन लुक लाइक इस पे बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज हैं। एक और कंस्पिरेसी थियरी ये है कि चार्ली कर्क वाज ट्राइंग बिगिनिंग टू क्रिटिसाइज इसराइल, तो मोसाद की हिट जॉब है। और डेली मेल ने तो आर्टिकल भी चला दिया कि रनवे से प्लेन भी फौरन उड़ गया था असैसिनेशन के बाद। तो अजीबोगरीब की कंस्पिरेसी थियरी चल रही है। माय व्यू ऑन दिस इज के सी असैसिनेशन इस तरह की ऑब्वियसली ट्रेंड स्नाइपर था। अब उस जगह पर जहाँ इतने सारे लोग मौजूद हों, एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी होती है कि जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को होता हुआ देख रहे होते हैं तो कोई रोकता नहीं है उस चीज़ को। एवरीवन अज्यूम्स कि दूसरा कोई कॉल कर देगा 911। मे बी दैट्स व्हाट हैपेंड। यूटा जो है वो एक स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट है। उसमें बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप छुप सकते हैं, बिकॉज इट्स बेसिकली द वाइल्ड वेस्ट पार्ट्स ऑफ यूटा। एंड यार इट्स इट्स रगेड। यूनिवर्सिटी कैंपस यार, यू मेक इट साउंड लाइक नहीं, पता नहीं बट जंगल अराउंड उसका यूटा आप एक इवेंट हो रहा था फ्रीवे यार। पे आ गए और कट गए वहां से एक दफा, यू गेट आउट ऑफ द इनिशियल नेट, देन इट्स you're आउट बेसिकली इन द wilderness. You can be if you're, and again assuming this person is trained, which I would say he is, because he shot like at nearly 200 yards right in the neck, right? तो we'll find out कि क्या है। बट अगेन अमेरिका में जॉन कैनेडी की जो है असैसिनेशन की कंस्पिरेसी थियरीज आज तक चलती हैं, राइट? तो एब्राहम लिंकन की भी कुछ लोग कंस्पिरेसी थ्योरी चलाते हैं। अब तो लिंकन की 911 की। कंस्पिरेसी थ्योरी क्या है? हम्म। लिंकन की कंस्पिरेसी थ्योरी क्या है? वो तो लिंकन की बिल्कुल ही उसके मुंह कंस्पिरेसी पे गोली थ्योरी ये मारी है थी कि यार। देयर वर कंटेंडर्स टू द प्रेसिडेंसी हु वांटेड हिम आउट ऑफ द वे, right? So they got rid of him at the end when everything was done. That was important because he could have been like there for a long time. अगेन अजीबोगरीब 911 की कंस्पिरेसी थियरीज तो अब मेन स्ट्रीम हो गई हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिकी कॉन्वर्जेशन के अंदर। उस तरह की कंस्पिरेसी थियरी जो आप और मैं जो है वो 10-12 साल के जब थे या छोटे थे, तो मस्जिदों में या खाने पे सुना करते थे कि ये देखें मैं आपको बताता हूँ उस दिन ये 1,000 लोग तो आए ही नहीं थे 9/11 पे ऑफिसेस के अंदर। ये अमेरिका में मेन स्ट्रीम हो गई है कंस्पिरेसी थियरी अब, राइट? लोग राइट पे बात करते हैं इसकी। हम्म। तो आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या होता है। जो मेन आर्ग्यूमेंट अभी जो एक और इंटरेस्टिंग चल रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी फॉलो करने की, कि कैश पटेल पे प्रेशर बड़ा आ रहा है, क्योंकि अपेरेंटली ही हैड गटेड द यूटा पार्ट ऑफ द एफबीआई। ये जो पूरा डोज का सिस्टम हुआ है ना, उसके अंदर बड़ी सारी जिन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंट जगहों पे कट्स लगाए थे। एफबीआई वाज वन ऑफ देम। और प्लस जो मुझे मालूम है, आई नो फ्रॉम लाइक वेरी रिलायबल पीपल, कि ये जो आइस रेड्स के अंदर जो सारा कुछ हुआ है, उसके अंदर एफबीआई के लोगों को अपनी पुरानी प्रायोरिटी से हटा के आइस उस पे इमिग्रेशन रेट्स पे डेप्यूट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी अब डिस्कस होंगी कि जी आपने हॉलो आउट तो नहीं कर दिया अमेरिकी सिक्योरिटी सिस्टम को, जिसकी वजह से अब हमारे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि बंदे को ढूंढ के फौरन पकड़ा जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन
हमने पाकिस्तान में भी देखा है। जाहिर बात है, एक इंसिडेंट जब इमीडिएटली होता है उस पर तो स्पेकुलेट करना मुश्किल ही है। बट हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि एमक्यूएम खुद अपने लोग मरवा देती है ताकि एमक्यूएम की जो क्रिटिसिज्म है वो खत्म हो जाए, एंड इट गिव्स एमक्यूएम अ चांस टू गो आफ्टर देयर अपोनेंट्स। हमने ये भी हिस्टोरिकली देखा है कि मुसाद न्यूज साइकिल चेंज करने के लिए कोई एक इंसिडेंट कर देता है ताकि कल की जो न्यूज है वो कोई ना डिस्कस करे, ये डिस्कस करे। फिर हमने अक्सर मुल्कों में ये भी देखा है कि जो लोग डिसकंटेंट फैलाना चाहते हैं वो जानबूझकर ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से केओस हो। और बोथ आई थिंक इफ ट्रम्प हैड डाइड इन दैट शूटिंग, आई थिंक अमेरिका में सिविल वॉर ट्रिगर हो सकती थी। तो अगर तो खुदा ना खास्ता चार्ली कर्क के असैसिनेशन के बाद एक वेव शुरू हो जाती है, या इवन अगर आप एक रिटेलिएटरी देखते हैं, खुदा ना खास्ता कोई लेफ्ट विंग कमेंटेटर या वट एवर, आई डोंट वांट speculate with names, it's not going to be pretty on the streets of the USA. So I if mean, look, somebody wants it's that actually to happen. it's actually, like, even without wanting to happen, right? ये डीसी में हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 3-4 हफ्तों से, वो ये कि आपने नेशनल गार्ड वाशिंगटन डीसी की सड़कों में कम्युनिटीज में खड़ा कर दिया विद अ साइड होल्स्टर वेपन। यूजुअली नेशनल गार्ड के पास हथियार नहीं होता अमेरिका के अंदर जब वो डिप्लॉय भी होते हैं। अब डीसी में क्राइम होता रहता है। फॉर एग्जांपल, आज सुबह मेरे घर पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, रात को थोड़ा सा सामान रख के गया और रात को ड्रिल चोरी हो गया उसका, ठीक है ना। ये होता रहता है शहर जर के अंदर। तुमने अब मानो जर तुमने खुद चोरी किया और तुम आप बोल रहे हो लोगों ने कर हाँ, दिया, तुमने छप्पड़ कर कोई लिया बंदा बेचारे का जा रहा है कोट। सड़क पे चलता हुआ नशे में है, उसने कुछ ई की हुई है या फेंटेनिल ली हुई है, वो डजंट नो और शी डजंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, वो आर्ग्यूमेंट में शुरू हो जाए नेशनल गार्ड के साथ, उसका होल्स्टर वेपन निकाल के उसको गोली मार दे। हो सकता है ना, आई मीन बड़ा शहर है, 500,000 लोगों का शहर है, उसको मार दिया, पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस आपने क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको नेशनल गार्ड जो है वो फोटो आपके लिए ज़रूरी था, आपके लिए इमिग्रेशन रेड्स के लिए, कि आपने उसको होल्स्टर लगा के खड़ा कर दिया। हो सकता है रॉबरी चल रही है, नेशनल गार्ड खड़ा हुआ है, वो इन्वॉल्व होता है, देर नॉट पुलिस, देर नॉट ट्रेन टू डील विद दोज काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स। वो गया, उसने बंदूक निकाली, पैनिक में जो है वो 4 लोगों को गोली मार दी, शॉपकीपर भी मर गया। ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लाइक what this administration has done is opened up multiple fronts from which a lot of bad things can happen. And when those bad things, अब जैसे एक और कॉन्वर्जेशन है unrelated to the Kirk assassination, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को गट कर दिया गया है पूरा का पूरा। यू मस्ट हैव फॉलोड दैट न्यूज। या आई थिंक फ्लू सीजन इज कमिंग अप, फ्लोरिडा ने वैक्सीन सारी बैन कर दी, वैक्सीन रिक्वायरमेंट्स खत्म कर दी। हटा दी है, सो हर इवन स्कूल्स में मीजल्स खत्म एंड कर दी, स्टफ फॉर चिल्ड्रन खत्म कर दी। 2025 में ही राइट। हो। अब फ्लू सीजन आ रहा है, अब फ्लू सीजन आ रहा है, सीडीसी गटेड है। Maybe there is a new strain of flu that comes in that causes severe illnesses and a lot of higher deaths. Maybe it can happen. You never know with these types of things. You gutted the entire institution. You might have a crisis on your hands that you're not now equipped to deal with. Hurricane season अभी चल रहा है, फीमा को आपने गट कर दिया है। एक हरिकेन आ गया अगर सीजन के अंदर बड़े शहर की तरफ, एक और कटरीना हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? So they've opened so many avenues where chaos can happen even without anyone planning anything. It can just be a random incident that can take place. या न्यू ऑर्लियंस को तो साउथ एशिया में सलमान खान भी बोलते हैं। कुछ दो ही चीजें हैं जो कटरीना ने बर्बाद की। Good one. शाउट आउट टू द डॉक्यूमेंट्री, नेटफ्लिक्स पे जो कटरीना पे डॉक्यूमेंट्री आई है, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। आई डोंट नो इफ यू हैड अ चांस टू I सी इट। haven't seen it. तो बहुत अच्छा कि किस तरह अमीर इलाके और गरीब इलाकों में क्या फर्क होता है। पाकिस्तान में भी हम जो फ्लडिंग की बात कर रहे होते हैं, स्पार्क व्यू सोसाइटी और इन पे फोकस ज्यादा होता है, लेकिन जो गांव शांव डूब जाते हैं जिनका जिक्र नहीं आता, जो हिस्टोरिकली पुअर डिसनफ्रेंचाइज कम्युनिटीज हैं, वो क्यों वहां रहती हैं और उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और फिर जो रिकवरी वाला प्रोसेस है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये नेबरहुड्स कट आउट हो जाएं, ये लोग खुद चले जाएं और ये लोग वापस ना आ सकें इन द नेम ऑफ रिहैबिलिटेशन। आई थिंक it's a great watch, and for people who weren't following the news back then, I think
बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हमने तो उस टाइम भी देखा था एफआर कि जॉर्ज माइलेज या बुश की जो एपैथी थी, या जो अमेरिका की रेशियल अंडरटोन थी, वो कितनी सामने आ गई थी, और खुलकर ये डिस्कस हो रहा था, बिकॉज इट्स ब्लैक कम्युनिटीज, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। अच्छा जी, उधर पाकिस्तान पे आ जाते हैं। बारिश का अगर बात हो चुकी है, आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे पहले, लियारी रिवर या शाराय भुट्टो? आपको डीलर्स चॉइस दे रहे हैं हम। डीलर्स चॉइस दे रहे हैं भाई। लियारी रिवर का बताते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन भी चली है कि कोलैप्स हो गया, क्या कोलैप्स हो गया मलीर एक्सप्रेस वे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्हाट्स द खबर ऑन द ग्राउंड, असल सच्चाई यार क्या है? कायम अली शाह भी चीफ मिनिस्टर हैं। एक तो आपने ना खबर देने से पहले आप 6 प्रोवाइजोस देने पड़ते हैं। 2 साल पहले मैंने हफीज बलोच के साथ पॉडकास्ट की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, वो मलीर रिवर का रास्ता काट के बन रहा है, ये पीपीपी बना रही है, ये एनवायरमेंटल डिजास्टर है। आपने एनवायरमेंट से जो है सही तरीके से नहीं लिए ईपीएस वगैरह। जो सिंध का ईपीए है, आपने उससे सही तरह से अप्रूवल्स नहीं लिए, सही तरह से असेसमेंट नहीं करवाई, तो आप नेचर के रास्ते में ये जो चीजें बना रहे हैं, ये बर्बाद होंगे, ये अमीरों के फायदे के लिए हैं। पीपीपी अमीरों का फायदा कर रही है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट तबाह कर रही है। ऑल दैट बीइंग सेड, जो शार भिट्टो की जो वीडियोस हर जगह वायरल हो गई हैं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द शार भुट्टो, दैट इज इन इफेक्ट वेयर पीपल आर ड्राइविंग। ये एक और उसका एक्सटेंशन पार्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसकी अभी पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई थी, साइड से जो प्रोटेक्शन होती है वो नहीं होती है, तो उनको शक था कि गिर जाएगा। तो अपेरेंटली खुद उन्होंने रास्ता बनाया है ताकि नदी पार कर सके, ताकि पूरा ना कोलैप्स हो सके। दिस वाज नॉट अ पार्ट वेयर कार्स वर ऑलरेडी ड्राइविंग, और दैट वाज ऑलरेडी ओपन टू द पब्लिक। ओके। और लियारी रिवर जो है वो फ्लो कर रही है और उसके यार बड़े कितना सीन्स। खूबसूरत लग रहा था ना, इट मेक्स यू ड्रीम ऑफ अ कराची। देखा हम तुमने? इतनी जाके देखा? डिड यू एवर गो टू सी इट और नो? नहीं, शुड हैव मेड जाके देखो यार, इट। चेक करो। आई एज्यूम्ड कि वो नहीं रहेगा, बट अभी तक तो है। नहीं, बट आई थॉट हाँ, कि अब वो नहीं रहे। निकल जाएगा और सुबह तक या रात तक। बट अभी तो कुरंगी भी चल रहा है, तो कुरंगी पे भी हाँ, ट्रैफिक है, नहीं, बिकॉज मुझे कुरंगी याद है स्पिलवे। मुशर्रफ के ज़माने में जब ये पूरा लियारी एक्सप्रेसवे की प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई थी, मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे उस वक्त, और उससे पहले जो है वो नाजिम कौन थे यार, जमात इस्लामी के, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। नहीं मुल्ला। नेमतुल्लाह खान साहब। नेमतुल्ला। अब्दुल्ला खान साहब। तो वो प्रोजेक्ट चल रहा था, मुझे याद है बड़ी वीडियोस चलती थी टीवी पे उस जमाने में कि ये पूरा एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और बड़ा खूबसूरत होगा और सब किया जाएगा, सब तबाह बर्बाद कर हम्म। दिया था। तो अब ये जब बहने लगा तो मुझे वो वीडियोस याद आ गई कि उस जमाने में हमने सुना था कि इस तरह की हम्म। रिवर जो है वो बहेगी साफ पानी के साथ। आपने इंडिजिनस कम्युनिटीज को हटाकर यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाना था। अ, जिन लोगों को तारीख नहीं पता, तारीखी तौर पर यहाँ पर मछेरे वगैरह रहते थे, जो लियारी रिवर में, 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, फिशिंग करते थे, यूज टू लिव ऑफ दैट लैंड। आई स्पोक टू सम पीपल हु सेड पार्टीशन के मतलब अभी जो फैमिली जिंदा हैं, उन्होंने उनसे बात की है कि वो पार्टीशन के बाद भी लियारी रिवर से खाते थे। अभी भी जब मैंने देखा, मैंने पोस्ट की तस्वीर के, दिस इज व्हाट कराची कुड हैव बीन, वेयर सिटी ऑफ रिवर्स। हम ड्रेनेज ड्रेनेज रोते रहते हैं। जो नेचुरल रिवर के पास हैं, वहां आप घटिया बदसूरत हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, फिर बोलते हैं जी ड्रेनेज नहीं है, अब यहाँ बिलियन स्पेंड करो। भाई जो ड्रेनेज आपको खुदा ने दिया हुआ है, रिवर्स दिए हुए हैं, उनको बहने दो, उनको जो रास्ता है उनका वो होने दो। तो लॉट ऑफ पीपल वर लाइक, हाँ ये जो गैर मकामी आ गए ना, ये मसला है। अबे लियारी रिवर का मसला है, या लियारी जो सूएज आपने बना दिया है उसका मसला इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो आप वहां डंप करते हो, जिसकी इनफैक्ट वजह से वहां के जो लोग रहते हैं वो मर रहे हैं, वहां के जो मोहल्ले वाले हैं वो मर रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, या जो इन इंडस्ट्रीज को आप अनचेक्ड परमिशन देते हो कि जो समंदर में फेंकना है समंदर में फेंक दो, जो सूएज में फेंकना है सूएज में फेंक दो, ये अमीर मसला है, ये गरीब कच्ची आबादी हर चीज का मसला नहीं होते मेरे दोस्त। इनफैक्ट ये जो लोग उस एरिया में रहते हैं बिलखुसूस, लाइक अगर आप मेवा शाह के एरिया की तरफ जाएं और उसको क्रॉस करें, नदी के इलाके को, दे आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ दिस सिटी बाय द वे। जो जिन्हें लगता है ये गैर मकामी है, भाई ये यहाँ जो है वो बहुत पहले से रह रहे हैं, उनकी कम्युनिटीज़ हैं। मेवा शाह कब्रिस्तान की जो देखभाल है वो बहुत टाइम से वो कम्युनिटीज़ कर रही हैं। तो दे आर नॉट न्यू टू दिस सिटी, दे हैव बिन देयर फॉर जनरेशंस। एंड सेम फॉर द गोट्स अराउंड बहरिया टाउन से करीब, क्योंकि आपने बहरिया टाउन बना दिया है और आपने इंश्योर किया है बहरिया टाउन में खूबसूरत हो, लोग लाइफ एंजॉय करें। बट उसकी वजह से जो आपने किरथर रेंज में सैंड माइनिंग की है, पहाड़ों
दरख्त काटे हैं, सैंड माइनिंग की है वहां पर, उसकी वजह से वो एरियाज अब बेचारे डूब जाते हैं, और उन गोठों में भी पानी गया। उधर इवैक्यूएशंस भी हुई, बट जाहिर बात है दैट गॉट नो कवरेज। एंड फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म दैट आई रिसीव्ड लास्ट वीक फॉर सेइंग कि कराची को ज्यादा कवरेज मिलती है, नॉर्थ कराची में, so this being the areas around बहरिया टाउन, वहां पर जो गरीब लोग हैं, उधर सैलाब आए, 10% भी उतनी कवरेज नहीं मिली जितनी शारे फैसल को मिली थी या जितनी डीएचए को मिलती है। तो इट्स नॉट इवन अबाउट कराची वर्सेस गिलगित, इट्स लिटरली अबाउट द इलीट और द अपर ब्रिज मिडिल की क्लास किस इन तरफ हैं कराची। आप? हाँ 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 हाँ, तो जी, बहरिया टाउन के अराउंड जो बेचारे गोट्स हैं जो डूबे हैं या जहाँ पानी आया है, जिनके घर की चीजें अजाब हुई हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता बहरिया टाउन के अंदर आता ना, फिर आप उसकी नॉन स्टॉप कवरेज देखते। आप ड्रोन्स देखते हैं उड़ते हुए कि देखें क्या हुआ है बहरिया टाउन या कराची में? या अच्छा भाई, इसी टॉपिक पे अगर हम हैं, बिलावल भुट्टो की एक क्लिप वायरल जा रही है जहां उन्होंने एक रिपोर्टर को यूं रोते हुए बोला, चाइल्डिश, जस्ट नॉन सेंसिकल, जस्ट मेड नो सेंस। I don't know. I mean, this is one of the things politicians often end up doing, like very childish things. Like मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मुझे एक वो वीडियो याद है, अगेन आई डोंट नो इफ आई मेंशन दिस ऑन दिस पॉडकास्ट बिफोर। प्रेम ठक्कर हैं, जिटेओ पे काम करते हैं, और उनकी हम्म। बड़ी आदत है और वीडियो सोशल मीडिया एजाज पे होती सैयद हैं। टाइप आदमी है ना। हाँ, वो सवाल पूछते 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 फॉलो करता रहता है, राइट? हम्म। एंड द मोस्ट सॉर्ट ऑफ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, जो सबसे मेरे नज़दीक अच्छे कांग्रेसमैन या वुमेन हैं, वो हैं जो एक कमेंट दे के चलते रहते हैं आगे, बस ना वो रिएक्ट करते हैं, ना यू नो उससे डिबेट करना शुरू कर देते हैं, ना उसे पता है कि प्रेम का काम है रिएक्शन को निकालना, राइट? और अच्छे सियासतदान का काम है कि रिएक्शन नहीं देना, एक कमेंट दिया, छोटा सा जुमला बोला या जो बोलना था वो बोल दिया, और फिर आप आगे चलते रहें। आप उसको रोते हुए कहें या उसको गाली निकालें, जैसे वो असद कैसर ने एजाज सैयद को निकाली थी, there's no need for you to do that man, like छोड़ दो, उसका काम है आपसे सवाल करना, आपका या काम है अपने आप को काम रखना और आगे बढ़ते जाना। या आई डू थिंक कि पीपीपी ने जो मीडिया से बातें की हैं थ्रू आउट दिस, नॉट ग्रेट। एक तो उनकी मीडिया मैनेजमेंट वैसे ही नहीं अच्छी, क्योंकि पीएमएलएन ने बड़े स्मार्टली पीछे से मीडिया मैनेज किया हुआ है। गुजरात में 4-5 दिन पानी खड़ा हुआ था, आपको न्यूज में कुछ नहीं आएगी खबर, जितनी गाड़ियां सारे वैसे भी डूबी हैं उससे कई ज्यादा गुजरात में डूब चुकी हैं। कुछ लोगों की 3-3 4-4 दिन गाड़ी अंडर वाटर थी, मैं लोगों की तस्वीरें देखी कि बिल्डिंग से वो टो कर रहे हैं। कहीं नहीं रिपोर्ट हुआ, कहीं नहीं रिपोर्ट हुआ। एंड अगर मुझे वो क्लिप मिली तो मैं आपकी चला दूंगा कि जियो पे आ रहा था, कराची में जी पानी खड़ा हुआ है, एंड देन द रिपोर्टर स्क्रैम्बल्ड फॉर मिनट्स ट्राई टू फाइंड समवेयर जहाँ पानी खड़ा हो, उस पूरी जगह ड्राई थी। ये देखें जी, मैं लियारी नदी हाँ में खड़ा हाँ हूँ और पानी हाँ यहाँ पे हाँ। बहुत आ चुका है, ये या नदी की ड्रेनेज ठीक नहीं की गई, नदी या में पानी खड़ा हो गया है। इवन द शारे भुट्टो थिंग, इट्स एवरीवेयर राइट। एंड मैंने देन टर्न्स उनकी आउट के 4 वीडियोस देखी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा शारा भुट्टो है भाई, मैं तो, बट कवरेज बहुत हुई है उसकी। बहुत ज्यादा हुई है ना। अब एक जगह जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है भाई, मतलब दैट वाज एवरीवेयर। खैर खैर, चलें। यूजर बहुत चीजें थोड़ी सी रहती हैं, टाइम जरा हमारा हो चुका है तो जरा रैप अप करते हैं। इमरान खान की एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन अपोज किया है। हमने भी मिलिट्री ऑपरेशन डिस्कस किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हैं। पीटीएम जैसी जमातें भी अपोज करती हैं, लेकिन जो मुझे मसला लगा उनकी ट्वीट में, उन्होंने बोला कि हमारी, सारी बातें फौज ही कह रहे हैं ना, डायरेक्ट हो जाते हैं, हमारी फौज जो है वो फॉरेन पावर्स के साथ एंटी तालिबान लॉबी का हिस्सा है। तो कोई वजह है कि खान साहब को तालिबान खान कहा जाता है? गुलामी न मंजूर, इसराइल ने मैं तो दुनिया भर कहता हूँ में। कि अच्छी बात है कि एंटी तालिबान जो है ग्रुप का पाकिस्तान हिस्सा है, क्योंकि कौन चाहता है कि भाई पाकिस्तान या किसी और रीजनल मुल्क में एक ऐसा ग्रुप पावर में आए जो कि बच्चियों को स्कूल ना जाने दे। अगर ठीक कोई है, चाहता ये है इमरान खान ऐसा ये रूल चाहते तो हैं ना। ठीक है, 100 में 100 बिस्मिल्लाह आपके लिए, लेकिन मेरे नज़दीक तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के एलीट जो हैं वो कहते हैं कि हम एंटी तालिबान हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में इस तरह का कानून हो जहाँ बच्चियां स्कूल ना जा सकें। मुझे लोग तनकीद कर रहे थे जब लास्ट टाइम मैंने बताया था तालिबान खान कहते थे इमरान खान को। अब इमरान खान खुलकर आ गए हैं कि हाँ हूं मैं प्रो तालिबान, ऐसी तुम लोग सबकी। तो या दिस इज द क्रेजी पार्ट ऑफ हिज ट्वीट। अभी इसराइल ने तो क्या कुछ नहीं किया, इसराइल का जिक्र नहीं आएगा, लेकिन तालिबान के खिलाफ अगर ऑपरेशन हो,
खान साहब डिफेंस में आ जाएंगे। आई डोंट थिंक it is because ideologically he is aligned with the Taliban. I think it is because he has historically been very scared of the Taliban. So 2013 में जब ANP PPP बॉम्ब हो रहे थे और पीटीआई के जलसे हो रहे थे, तब से पीटीआई एंड टीटीपी का एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हमें कुछ ना करो, हम आपका साथ देंगे, इसीलिए ऑफिसेज भी खुले। इसीलिए आई फॉरगॉट व्हाट द इंसिडेंस वाज, बट टीटीपी ने एक लेटर भी निकाला था कि जी पीटीआई के खिलाफ गवर्नमेंट सही नहीं कर रही। आई वाज लाइक, टीटीपी कहाँ से ये बात कर रही है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट, आप किधर? ऐसा आ, ग्रुप जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, उससे आप हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, सौ बिस्मिल्लाह। दूसरा एक इंडिया का टिकटॉक है, एक बच्चे ने अपनी माँ के साथ मजाक मस्ती में बनाया था, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके इंसाफ पी के और बेशतर पीटीआई के पेजेस ने प्रमोट कर दिया कि ये पाकिस्तान के पंजाब में एक माँ डूब गई है और बच्चा जो है बेचारा अपनी डूबी हुई माँ के साथ, और उसको इमोशनल करके हर जगह पोस्ट कर दिया कि देखें पंजाब में क्या हो रहा है और मरियम नवाज क्या कर रही हैं। टर्न्स आउट वो एक इंडिया का टिकटॉक था। नथिंग न्यू व्हेन इट कम्स टू पीटीआई। अच्छा, मोर्शिद दावर को नोटिस रिसीव हो चुका है, अब तो आपके अगर एमएनए भी हैं, उनसे उनका भी आपको तनकीद नहीं बर्दाश्त हो रही और आप कह रहे हैं कि वो मुल्क के खिलाफ हैं, तो फिर बचा ही कौन? देन आई एम रनिंग थ्रू दिस, सो एनी टाइम यू हैव अ कमेंट जस्ट इंटरजेक्ट। नहीं, कीप गोइंग। हाँ। अच्छा, शंघाई इलेक्ट्रिक पे बता दो क्या हुआ भाई, बैक कर गए वो, तो कराची इलेक्ट्रिक पुरानी नहीं डील खरीद फंसी रहे? हुई है। आई थिंक डेवलपमेंट ये है कि अब वो नहीं चाहते कि परसू करें, सालों साल हो गए हैं इस डील को। फॉर कॉन्टेक्स्ट उस पे अबराज ने प्राइवेटाइज हुई थी मुशर्रफ के ज़माने में, अबराज ने स्टेक लिया, प्राइवेट इक्विटी फर्म थी, अबराज खुद डूब गई। उसके एक लंबी कहानी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी किताब पढ़ लें, लिखी हुई है साइमन क्लार्क ने। बड़ी इंटरेस्टिंग फदर किताब मकर्स है। वाली किताब की बात कर रहे हैं आप, वही वाली? हाँ, परवर्ट्स एग्जैक्टली। वर्सेस फदर मकर्स, वो वाली किताब? हाँ, वो वाली किताब जिस पे एफटी में भी कवरेज हुई है, और किताब बड़ी ज़बरदस्त है। तो ज़रूर पढ़ें उस किताब को। और अब जो है वो, उसके बाद जो है वो फंसी हुई थी डील। तो अब शंघाई इलेक्ट्रिक ने कहा है कि ठीक है, हम नहीं परसू करना चाहते। देयर इज़ अनदर सऊदी ओनरशिप एंगल टू के इलेक्ट्रिक एज वेल, बट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, फजूल में कॉम्प्लिकेटेड डील हो गई थी। एलिगेशंस भी लगी करप्शन की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अनफॉर्चुनेट है कि ये हो रहा है। के इलेक्ट्रिक को बहुत टाइम पहले जो है वो इस डील के थ्रू या किसी और डील के थ्रू हो जाना था आगे, बट इट जस्ट गॉट स्टक इन पॉलिटिक्स। उधर आई नो हम दोनों वायलेंस के फेवर में नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, और ये इस तरह के वायलेंस के मैं कंप्लीटली खिलाफ भी नहीं हूँ। तो लाहौर की जो सीसीडी पुलिस है, जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए, या ये जो चलते फिरते आपने वीडियोस कई वायरल होती हुई देखी हैं कि मर्द हजरात, कोई बच्ची हो 11 साल 12 साल 8 साल, उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लाहौर सीसीडी ने एक नया सोल्यूशन निकाला है कि गलती से इन लोगों की जेब में जो गन होती है वो गलती से फायर हो जाती है, और इनके जो टांगों के बीच में है वहां चल जाती है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आए हैं जहां वीडियो आई है एक कि एक लड़के कंफर्म्ड है? ने, मैं समझ रहा हूँ तुम मजाक कर रहे हो। कंफर्म्ड है नहीं इंसिडेंट्स? नहीं भाई, वीडियोस आई हैं कि मैं माफी चाहता हूं कि मैंने इस लड़की के साथ ये किया है, मुझे जब पुलिस ने चेस किया तो मेरी जेब में गन पड़ी हुई थी, वो गलती से चल गई, इसलिए मेरे वहां चल। अब ये गलती से जो मुझे नहीं लगता ये ये गलती से नए गन किस्म का चल रही है। इनकाउंटर, वो इनकाउंटर को जो है वो मॉडिफाई किया गया है, ये हाँ अलग तरह हाँ। के इनकाउंटर हो रहे हाँ हैं। हाँ, ये आई थिंक हिस्टोरिकली ना, वो जब एक घुटने पे मारते थे तो बोलते थे हाफ फ्राई कर दिया है, दो घुटनों में मारते थे तो फुल फ्राई कर दिया है, अब तो डायरेक्ट स्क्रैम्बल्ड एग्स बन नहीं, आई मीन आई थॉट यू वर जोकिंग, बट नो। अगर ये असल नया एमओ है तो आई मीन क्रेजी है कि ये काम हो रहा है। आई डोंट थिंक होना चाहिए ऐसा, लेकिन अगेन अगर आप इस तरह की घटिया हरकत पाकिस्तानी जैसे माशरे में करेंगे तो फिर अब क्या करे पुलिस आपके साथ? बस हाँ, कुछ चीजें जो आप फेवर में नहीं होते उसके एज ए प्रिंसिपल, लेकिन वो होती हैं तो आपको कोई इतना दुख भी नहीं होता कि डिटरेंस तो बहुत अच्छी है कि अगली दफा बेटा, तो अगर कोई ठरकी सोच रहा है इस तरह की चीजें करना। भाई, स्क्रैम्बल्ड एग्स जो है वो सिर्फ घर पे ही खाएं। बाहर जाके आपको कोशिश ना करें अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने की।
स्क्रैम्बल एग की बात हो रही है तो किसी ने चाहत फतेह अली खान के सर पे ऑमलेट बनाने की कोशिश की, हम वायलेंस को कंडेम करते हैं। बिल्कुल कंडेम करते हैं। और अगेन लाइक मुझे ये ऑब्सेशन समझ नहीं आती, अंडा मार दिया। उस दिन पिछले हफ्ते हलीमा खान पे अंडे चल रहे थे, आज चाहत फतेह अली खान पे अंडे चल रहे हैं। भाई यार अंडे बड़े न्यूट्रिशियस हैं, उनको पका के खाओ। सही है, मतलब मारने की क्या जरूरत है। और दूसरा ऑब्सेशन पाकिस्तानियों का है, गंदे अंडे मारो। हम्म, गंदे अंडे मिलते कहाँ से हैं, मुझे तो हम्म, ये आज तक नहीं पता चला, बट चलें। भाई वायलेंस के हम खिलाफ है, ना करें वायलेंस। हम्म, और ठरकी भी ना इस तरह हरकतें हम्म। करें जिससे आपके खिलाफ वायलेंस हो। या बस यही कह इवन तो सकते मुझे हैं हम। लगता है चाहत भाई ने स्टेज करवाया ये अटेंशन के लिए। ये भी हो सकता है। दो मास्क कंस्पिरेसी मैन। थ्योरीज आज तुम बड़े हॉट चल रहे हो कंस्पिरेसी अरे भाई, थियरीज में। यूके में आपके साथ कोई सेल्फी ले रहा है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। वो तस्वीर जब हो जाती है, अच्छा तस्वीर ली जा रही है, जब तस्वीर हो जाती है तो वो वीडियो ऑन रहती है और वो वीडियो जूम इन होती है। दो लोग मास्क पहनकर यूके में आते हैं, आपके सर पे अंडा मारते हैं, चले। एंड दिस हैपेंस राइट आफ्टर द अलीमा खान थिंग वेंट वायरल। बदो चलें। बदी बदो बदी शहजाद जो बदो है वो बदी एक नया शो बदो स्टार्ट कर रहे बदी, हैं, कंस्पिरेसी एक्सपीरियंस। लड़ी बदो नहीं, वो जहाँ फ्री ऑलरेडी एक और मेसन्स की पॉडकास्ट बात है होगी, सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरी। इल्यूमिनाटीज पे बात होगी, सिर्फ इकोनॉमिक वो हिटमैन वो पे बात वो होगी। दूसरे पॉडकास्ट वाले, हम उनकी उस पे नहीं आते। जस्ट टू रैप इट अप, ईमान मजारी पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कमेंट्स पास किए हैं। इट्स नॉट बिफिटिंग अ जज टू से दैट इन द कोर्ट रूम। इसकी बाकी बार एसोसिएशंस ने कंडेमनेशन भी की है, तो हम भी कंडेम करते हैं शी कि वॉज आप इन इस कोर्ट तरह। एज काउंसल। सॉरी। शी वॉज इन कोर्ट एज काउंसल शी रिप्रेजेंटिंग अ वॉज इन क्लाइंट। कोर्ट रिप्रेजेंटिंग महारंग बलूच। महारंग बलूच का ईसीएल पे जो नाम है उसके खिलाफ वो आर्ग्यू कर रही थी। पिछले किसी केस में उनको नहीं सुन रहे थे हाई कोर्ट के जज, तो उन्होंने बाहर जाकर बोला था कि जज साहब डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे थे। तो इस दफा जब केस चल रहा था तो जज ने बोला आप बाहर जाकर फिर बोल देंगी मैं डिक्टेटर हूँ। फिर उनके जो मियाँ हैं हादी, उनको एड्रेस करके बोला गया उनकी बीवी के बारे में। तो ये जज इस तरह की बातें कर नहीं सकता। तो एक जज का हाँ इस तरह की यार, बातें बड़ा करना, काम है। पर्सनल हो जाना, एक केस में लॉयर से आपके पर्सनल इख्तलाफ की वजह से आप जो जस्टिस है और वो उसके पैरामीटर्स छोड़ दें, या जो जिनका केस है उसके खिलाफ बायस हो जाएं, इट्स जस्ट इट्स Yeah, in fact, अनबिकमिंग। you have publicly shown your bias, which या means that you will not be a neutral party to या the case itself. So या that's that. बाकी मैंने तो आई थिंक पोस्ट कर दिया था जब तैयब बलूच को मार पड़ी थी। उजैर आपका भी टेक ले लेते हैं कि वो इस पे भी बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्होंने अलीमा खान को गालियां दी थी। कोई वीडियो नहीं है उनके अलीमा खान को गालियां देते हुए। उन्होंने पहले कुछ व्लॉग्स बनाए थे जिसमें उन्होंने नाजेबा जबान इस्तेमाल की थी, वो भी गालियां नहीं थी। ही सेड थिंग्स लाइक बुशरा भगोड़ी। वी डोंट स्टैंड फॉर वर्ड्स लाइक दैट, बट इस तरह के लफ्ज रेगुलरली पीटीआई के लोग यूज कर रहे होते हैं। उनको भी सड़क पे अगर वो मारना शुरू कर देगा, जिस तरह चार्ली कर्क में हमने बात की थी, यू कैन नॉट स्टैंड फॉर अ वर्ल्ड लाइक दैट। फुली एग्री। एंड अगेन, आपको अगर नाजेबा अल्फाज पसंद नहीं है उनके कंटेंट के, तो बड़ा आसान तरीका है, यूट्यूब पे आप अनसब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे आप उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दें या रिपोर्ट कर दें अगर आपको ज़्यादा जो है खारिश हो रही है, और ना सुने। या आपको अगर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप भी एक वीडियो जो है वो क्रिटिसिज्म में चला दें। आपने गाली देनी है, आप मेरा ख्याल है गाली भी दे दें, कोई मसला नहीं, फ्री स्पीच है। लेकिन उसके नतीजे में वायलेंस इस्तेमाल करना, दैट्स नॉट ओके। क्या चल रहा है? बिलावल भुट्टो ने ट्रोल कर दिया एक जर्नलिस्ट को, अजमा बुखारी ने थ्रेटन कर दिया जर्नलिस्ट को, अलीमा खान के साथ लोगों ने पीट ही दिया जर्नलिस्ट को। आई थिंक यूजली जो है वो टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा बढ़ता है। अब गर्मियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, तब टेम्परेचर जो है वो पता नहीं क्यों ज़्यादा लोगों को गर्मी चढ़ रही है और वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। यूजली तो पीक समर के अंदर ये चीज़ें हम होता हुआ देखते हैं, या रमज़ान के महीने में इस तरह की चीज़ें होता हुआ देखते हैं। हाँ यार, बारिशों में भी ठंड नहीं हुई लोगों को। बट आई थिंक जनरल फ्रस्ट्रेशंस थोड़ी बढ़ी हुई हैं सब लोगों की। चिल करें, रिलैक्स करें, पार्टी करें, अंडे खाएं, अंडे मारें और इंजॉय बनवाए करें नहीं अपने लाइफ। अंडे, हाँ, अपने अंडे पढ़वाए नहीं बनवाए अपने नहीं। आप को अंडे। मैं तो एक्चुअली काफी डर गया हूँ। मैंने तो पूरा, आपने वो अगर जुबली वाला शो देखा हो, मैंने तो पूरा प्लान किया हुआ था।
पर अब मैं डर गया हूँ यार, ये तो या इट्स maybe not a great idea to tell people to prove you wrong. या हाँ, चलें, वी विल सी यू चलें फिर। नेक्स्ट वीक ऑन दैट नोट। खुदा हाफिज।